तो मैं जब एसएसपी लखनऊ था तो श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक तो था। मेरे नियुक्ति के पहले कुछ समय पहले यहाँ हजरतगंज में उसने मर्डर वगैरह भी दिन दहाड़े किया था। अपराधियों में पुलिस से ज्यादा भय तो बाबा जी का है। पुलिस से ज्यादा भय बाबा का? मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ। अच्छा। नहीं, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, मैं हमेशा जी बड़ा घबरा गया कि मायावती जैसी नेता जो नाक में मक्खी तो बैठने नहीं देती, मुझे क्या फोन करें। तो पुलिस का जो कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ हो रही है तो वो ठीक है। कहा रहे तो मैं सच पे लखनऊ तुम्हें बात करने का तमीज नहीं, कैसे बात करते। मैंने कहा था मैंने गलत क्या कहा। डीजीपी न बनने का कोई मलाल? कोई मलाल नहीं। यहाँ दंगा जब कभी भी हुआ तो शिया और सुन्नी लोगों को बीच में रहता है। बरामदे में मिल गया, हम लोग जा रहे थे, उसने पैर पकड़ लिया। बाकायदा नाम लिखा था किस पुलिस वाले को, किस जेल कर्मी को कितना रुपया कब दिया गया जो है। पुलिस वाले आ करके यहाँ का मॉडल नकल करके ले गए अपने यहाँ उस लड़की से भर्तियाँ शुरू। उन्होंने पता कराया, मालूम हो घटना सही है। मिनिस्टर को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया, पुलिस बुला अरेस्ट कर दिया। और रमाकांत यादव को था। सीधा काम, कोई भी अपराधी हो बख्शना नहीं, कार्रवाई करना है। तो निडर होकर के हम लोग काम करते थे, इसमें दो राय नहीं। पूछे बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस पूछा? अरे साहब ये भी पूछा किस बच्चे में किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो सीधे बात पे वो आ गई कि मैंने आपको फोन किया था इसलिए कि किसी अच्छी रेंज में आपको तैनात करने के लिए। तो बड़ी टफ ड्यूटी थी। और एक समय में जब वो वार्ता चल रही थी, एक समय में पता चला वो मुशर्रफ साहब की फ्लीट जा रही है इधर, उनकी वाइफ भी आई थी, वो मार्केटिंग के लिए कहीं जा रही हैं। जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मिल करके तैयार किया। तो पाकिस्तान के अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी उम्र भी थोड़ी कम थी उस समय में, ये लड़का जो है ये करेगा। तो उन्होंने बताया नहीं ये करेंगे, हमारे यहाँ यही व्यवस्था है। मैं भी गया जो है, और उसके बाद फिर एनकाउंटर होते थे। तो 2 साल में हम लोगों ने कुल 49 अपराधी मारे। पुलिस वाले की जान एक डकैत की जान के बराबर कर रहे हो। आपकी काबिलियत तो तब है जब आपका कोई पुलिस वाला घायल ना हो। पुलिस का एनकाउंटर होता था तो ये सुनने में आता था, जानकारी हुई कि कहीं पर मुठभेड़ में 3 डकैत मारे गए तो 2 पुलिस वाला मारा गया। तो दूसरे दिन जब थोड़ा रोशनी हुई तो हम लोग अंदर गए घरों पर, तो मालूम हुआ ददुआ तो था, वो भाग लिया। जो कुत्ते भौंके जो है, वन निगम निरंतर कई साल करोड़ों रुपए के घाटे में चलता रहा है। कई गैंग थे, सूचीबद्ध थे, लेकिन प्रमुख उसमें ददुआ ही था। रिश्वतखोरी, जात की बात, सिफारिश के आधार पर पोस्टिंग, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो एके.डी. द्विवेदी जी हैं। एके.डी. द्विवेदी जी बहुत चर्चित नाम है, उत्तर प्रदेश के आईपीएस रहे हैं और डीजी से रिटायर हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके वक्त में पुलिसिंग कैसी थी और आज की पुलिसिंग कैसी रह रही है। एक वक्त था जब वो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब भी वो डीआईजी लखनऊ थे, और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो भी डीआईजी लखनऊ थे। और एक समय ऐसा आया था जब मुख्तार अंसारी पर आपने एनएसए लगाया, और मुख्तार अंसारी ने एनएसए लगने के बाद बचने के लिए आपका पैर पकड़ लिया था। द्विवेदी जी से हम बात करेंगे। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। आभार मिश्रा जी, आभार। आप तो सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। हाँ, जो गोरखपुर से बगल का गांव है हमारा, हमारे बगल में ही है। हाँ, और सिद्धार्थ नगर एक बैकवर्ड बड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन उस बैकवर्ड इलाके से आईपीएस बनना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप भी हैं और बृजलाल साहब भी हैं। हाँ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कैसे आईपीएस का सफर शुरू हुआ? ये दरअसल सफर प्लान वे में नहीं शुरू हुआ। मेरी पढ़ाई 8वीं तक तो गांव के स्कूल में हुई, और मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। वो पढ़ाते थे। वो पुराने समय के 7वीं तक के मिडिल पास थे, लेकिन वो हिंदी के अच्छे जानकार, संस्कृत जानते थे, थोड़ी इंग्लिश भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, लिखते पढ़ते थे। उनके खून में पढ़ना था जो है, और वही विरासत के रूप में
हम लोगों को, हमारे भाई बहनों को भी प्राप्त हुआ जो है। तो पढ़ने का शौक रहा, पिताजी ने पढ़ाए, तो जो कुछ मैंने जीवन में उपलब्धि हासिल की उसका श्रेय एकमात्र मेरे पिताजी और माताजी को जाता है। मैं अपना कर्म करता रहा लेकिन श्रेय माताजी और पिताजी को ही जाता है। जब पुलिस महकमे में आप आए, आईपीएस बने, तो आपकी पोस्टिंग शायद पहली बांदा में हुई थी, हाँ एसएसपी बांदा। हाँ, मैं एसपी बांदा पद पर रहा और लगभग 2 साल वहाँ रहा। बांदा तो उस समय और एक तरीके से खतरनाक जिला रहा होगा, डकैतों का इलाका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय जो आज के समय में जो पुराना उस समय बांदा जिला जो हुआ करता था, उससे चित्रकूट काट करके अलग एक जिला बन गया है। तो अब 2 जिले हैं, लेकिन उस समय जबकि बात हो रही है तो एक ही जिला था। पीहड़ इलाका काफ़ी था, जंगल वहाँ आज भी हैं और उस समय यूनिफॉर्म में कई डकैत गैंग सक्रिय रहते थे, जो न केवल बांदा जनपद में बल्कि मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लगता है, रीवा है, सतना है, फतेहपुर, कई जनपदों में वो सक्रिय रहते थे और ख़ास तौर से फिरौती का अपहरण और जंगल से गर्मियों में तेंदू का पत्ता को तोड़ाई कराता उत्तर प्रदेश वन निगम, तो वहाँ भी वसूली करता था, जिसके कारण वन निगम निरंतर कई साल करोड़ों रुपए के घाटे में चलता रहा है। तो अपराधियों की सक्रियता रही है, जो प्रभावशाली लोग रहते थे, धनाढ़ लोग रहते थे, उनसे अपहरण करके पैसा वसूलते थे। ये वहाँ का इतिहास रहा है। वहाँ का तो सबसे बड़ा डकैत जो है ददुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई गैंग थे, सूचीबद्ध थे, लेकिन प्रमुख उसमें ददुआ ही था। ददुआ ही प्रमुख था उसमें। आपके समय में भी था ददुआ? हाँ था, मैं था, मेरे समय में था और मेरे बाद भी रहा। वो तो बाद में मारा गया, 2007 में मारा गया जो है, लेकिन ददुआ था, काफ़ी सक्रिय था। हम लोगों ने वहाँ तैनाती के समय काफ़ी प्रयास किए। तो एक बार तो ददुआ गैंग से चांस एनकाउंटर हुआ। अच्छा, हुआ? चांस एनकाउंटर हुआ। कुछ पुलिसकर्मी रात में अंधेरे में जा रहे थे ड्यूटी पर जो है, और बगल में थोड़ी ही दूरी पर गैंग का थोड़ा सा हिस्सा जिसको लीड कर रहा था रधवा, राधे राधे कर रहा था, वो बैठा हुआ था, लेकिन अंधेरा था, पुलिसकर्मी उनको नहीं देख पाए, डकैत गैंग पुलिसकर्मियों को नहीं देख पाए, लेकिन चलने फिरने की आवाज़ तो सुनाई ही पड़ती है। तो जब पुलिस वाले जा रहे थे तो वो रधवा बोला, कुहरे, वहाँ के लोकल बोली में कौन हो? तो अच्छा, कुहरे 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 ओ, कि तुम लोग कौन हो? तो पुलिस वाले अपने अकड़ में बोले तुम कौन हो जो है। तो वो समझ गया कि पुलिस वाले जा रहे हैं, तुरंत फायर कर दिया। वो अंधेरे में ही पुलिस वाले भी फायर किए। खैर गैंग तो भाग गया। दूसरे दिन मौके पर खून काफ़ी मिला और बाद में मालूम हुआ, जानकारी हुई कि रधवा उसमें काफ़ी घायल हो गया था। कई महीने उसका इलाज कहीं इधर उधर छुप के कराया, तो फिर आया। लेकिन एक बार और हम लोग प्रयास किए उसको क्या कहते हैं, ददुआ को मारने का। तो हमें कहीं से बड़ी विश्वसनीय सूचना मिली कि वो फतेहपुर जनपद का एक गांव घटईपुर है, घटईपुर गांव में वो रह रहा है। हमें बड़ी विश्वसनीय सूचना मिली। उसके बाद मैं एसपी फतेहपुर उस समय के थे गुरदर्शन सिंह साहब, उनसे बात किया। थोड़ी सी पुलिसकर्मियों की टीम लेकर के मैं खुद गया फतेहपुर। अच्छा। शाम को गया, एसपी गुरदर्शन सिंह से मिला, उनको पूरी बात बताया। तो मैं और गुरदर्शन सिंह साहब पुलिस फोर्स लेकर के अंधेरे में बिना लाइट जलाए, हालांकि उस समय उजाली रात थी, बिना लाइट जलाए कई किलोमीटर धीरे धीरे गए। और जो आदमी उस घर को देखा था जहाँ दुधवा था, जहाँ पर ये ददुआ था, वहां पर ले जाकर के हम लोगों को खड़ा करता था। गन्ने खेत होते, उससे गलती हो गई, दूसरी जगह खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में उसको मालूम हुआ कि ये तो गलत जगह लग गए हैं, तो फिर सबको इकट्ठा करके दूसरी जगह लगाया। लेकिन जब तक लगाया तो कुत्ते काफी भौंकने लगे। तो हम लोग करीब करीब ये समझिए रात में 2 बजे लग गए थे गन्ने के खेत में, तमाम जो निकास वाले रास्ते थे। सुबह जब उजाला हुआ, रात में फायर करना और खतरा रहता अपने ऊपर भी और दूसरा कोई निर्दोष व्यक्ति ना मर जाए। तो दूसरे दिन जब थोड़ा रोशनी हुई तो हम लोग अंदर गए घर पर, तो मालूम हुआ ददुआ तो था, वो भाग लिया। जो कुत्ते भौंके जो है, तो उसकी माँ थी, लड़की थे,
फिर हम लोगों ने और छानबीन करके चले आए। खास बात यह है, जब वापस मैं बांदा अपने घर पर पहुंचा, एसपी रेजिडेंस पर, करीब 15 मिनट बाद एक ऐसा व्यक्ति बांदा का आया मेरे पास और तुरंत कहने लगा कि साहब आप दरुआ को रेड करने गए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? कहा नहीं नहीं, सुना ही पड़ा है। बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि वो आदमी ददुआ का खास मुखबिर था। अच्छा। और एसपी आवास पर कभी कभी आता जाता रहता था। मैं कह सकता हूँ एक आध मेरे पूर्वाधिकारियों के बड़ा विश्वास पात्र भी था वो। ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं जैसे पहुंचा 10 मिनट बाद वो पहुंच गया। और ख़ास बात एक और भी है, जब मैं वहाँ तैनात हुआ तो मैंने ददुआ के बारे में थोड़ी जानकारी जो एकत्र की, पुलिस वालों से बात किया, तो निकल करके ये आया कि बांदा में जो भी डकैत गैंग के खिलाफ पुलिस का एनकाउंटर होता था, तो ये सुनने में आता था, जानकारी हुई कि कहीं पर मुठभेड़ में 3 डकैत मारे गए तो 2 पुलिस वाला मारा गया। और उस पर पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि साहब हमने तो 3 मारे, हमारे 2 ही मरे। ऐसा कई घटनाएं हुए। तो मैंने कहा भाई ये कोई ऐसा सीधी गणित तो है नहीं कि हाँ कि पुलिस वाले भी मारे जाए तब डकैत तो मारे जाए। एक पुलिस वाले की जान एक डकैत की जान के बराबर कर रहे हो। अरे आपकी काबिलियत तो तब है जब आपका कोई पुलिस वाला घायल ना हो और आप अपराधी के खिलाफ उसको चाहे मार लें या अरेस्ट कर लें, ये आपकी काबिलियत है। ये तो कोई बात नहीं है। इस पर पुलिस वाले धीरे धीरे शांत होने लगे। उनको महसूस होने लगा कि साहब बात सही करें। फिर मैं पुलिस वालों को वेपन के बारे में कुछ जानकारी दिया, ट्रेनिंग दिया, बताया, कुछ चीज़ें भी समझाया। तब उनकी समझ में आया बातें। और फिर हमने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई कि अब जब कोई भी जानकारी होगी तो एक तो अगर किसी अशोक पास कोई सूचना है डकैत के खिलाफ, तो ये नहीं बताएगा सूचना कहाँ से मिली, कैसे मिली, किस व्यक्ति ने दी। सूचना अगर सही है तो गजेटेड अफसर प्लान करेगा, गजेटेड अफसर साथ में जाएगा। मैं भी गया जो है। और उसके बाद फिर एनकाउंटर होते थे। तो 2 साल में हम लोगों ने कुल 49 अपराधी मारे, जिसमें कई गैंग लीडर भी थे और एक पुलिस वाले को भी कोई छर्रा भी नहीं लगा। वो सब प्लान वे में काम हुआ और बड़ा अच्छा रहा। कभी कभी एनकाउंटर में होता था कि कोई पुलिस डकैत को 2 डकैत या 3 को मार लिए, उसके बाद जो बचे हुए 3-4 जो उन्होंने हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। तो जब सरेंडर कर दिया फिर ये हुआ था कि अगर सरेंडर कर दिया तो इसको गोली नहीं मारेंगे। उनको अरेस्ट किया। ऐसे कई केसेस हुए जो अच्छा कि हमें संख्या नहीं बढ़ानी, ये बताने के लिए कि इतने मारे गए नहीं, वो ऊपर वाले का हाथ में है। जिसने सरेंडर कर दिया मतलब उसको मुठभेड़ में जो मारे गए वो एक्चुअल मुठभेड़ थी उसमें? एक्चुअल 4 तो मैंने खुद लीड की। 4 मुठभेड़ मैंने खुद लीड की और ज्यादातर मेरी मुठभेड़ दिन की है। ज्यादातर मुठभेड़ मेरे समय की दिन की है और कोई भी फर्जी नहीं, कोई भी फर्जी नहीं। और जो मेरे साथ काम किए पुलिस वाले जानते हैं, पब्लिक भी जानती, पब्लिक से कोई चीज छिपती नहीं। जो आप तो कई जिलों, बड़े जिलों के एसएसपी रहे, आगरा के एसएसपी रहे, लखनऊ के एसएसपी रहे, लखनऊ के डीआईजी रहे। लखनऊ के जब आप एसएसपी थे तो श्री प्रकाश शुक्ला उस समय बड़ा चरम पर रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लखनऊ का एसएसपी रहा। 2 अक्टूबर 1998 को लखनऊ एसएसपी का चार्ज मैंने लिया था। और सही बात यह है कि 1996 अंत से लेकर के प्रदेश में सीनियर लेवल पर यह चर्चा हो रही थी क्या कोई अलग से पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई जाए जो शातिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा 96 से 96 लास्ट से जो कई बार चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। उसमें मैं भी सम्मिलित होता था। कुछ एसपी होते थे, एक डीआईजी होते, एक आईजी होते थे, एडीजी लैंड होते थे जो। और वो होते होते कुल मिलाकर के ये समझिए 97 के लास्ट में या 98 के शुरुआत में एसटीएफ, यूपी एसटीएफ का गठन हुआ जो है। इसमें कुछ अच्छे सिपाही, सब इंस्पेक्टर, गजेटेड अफसर रखे गए, एसपी रखे गए और आईजी भी थे जो है। तो मैं जब एसएसपी लखनऊ था तो श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक तो था। मेरे नियुक्ति के पहले कुछ समय पहले यहाँ हजरतगंज में उसने मर्डर वगैरह भी दिन दहाड़े किया था। बड़ा आतंक था। लेकिन उस समय फिर श्री प्रकाश शुक्ला के केस को, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम एसटीएफ को, उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंप दिया गया था जो। तो जिला पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। ये सच्चाई है। आप आगरा के जब एसएसपी साहब थे तो
जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिखर वार्ता हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, शायद आप एसएसपी थे उस समय। हाँ, मैं तो ये 2000 बड़ा टास्क रहा होगा कि एक तो भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो तो ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। ये आप सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद से 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से तमाम देशों, भारत, पाकिस्तान या भारत अन्य देश के बीच में अगर भारत में कहीं शिखर वार्ता होती तो ज़्यादातर शिखर वार्ता दिल्ली में होती थी। कुछ शिखर वार्ता शिमला में हुई, कुछ गोवा में होती थी। उत्तर प्रदेश में पहली और आखिरी शायद, अभी तक तो आखिरी तो पहली बार शिखर वार्ता 2001 जुलाई में हुई थी। उसकी भी सूचना हम लोगों को मतलब डीएम और एसएसपी को करीब 20 दिन पहले दी गई जो है। कुछ गोपनीयता वगैरह रखी जाती है, जैसा फाइनलाइज हुआ सीनियर लेवल पर वहाँ गवर्नमेंट में जो है, वो 20-22 दिनों के उसके कम समय में फिर हम लोगों ने उसकी पूरा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की और प्रदेश पुलिस की तरफ से व्यवस्था के लिए जो कुछ भी संसाधन पुलिसकर्मी अधिकारी हमने मांगे, डीजीपी साहब द्वारा पूरा उसको उपलब्ध कराया गया। मुशर्रफ साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात वो तो शिष्टाचार में था ही। उनके आने के पहले तैयारी होती है, पाकिस्तान के भी लोग आते हैं, देखते हैं तैयारी वारी क्या हो रही है। तो जो पाकिस्तान के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी, कुछ उनके डिप्लोमेट वगैरह आगरा आए थे, विजिट किए थे, हमारे एमईए के भी अधिकारी थे जो है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे व्यवस्था होगी, कौन व्यवस्था करेगा। तो हमारे जो भारत सरकार के एमईए के अधिकारी थे वो बताए, हमें दिखा दिए कि एसएसपी ये करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मिल करके तैयारी। तो पाकिस्तान के अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी उम्र भी थोड़ी कम थी उस समय में, ये लड़का जो है ये करेगा। तो उन्होंने बताया नहीं, ये करेंगे, हमारे यहाँ यही व्यवस्था है, भारत में यही व्यवस्था है, जिले का एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं और जो संसाधन चाहिए प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती, विभाग उपलब्ध कराता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पाकिस्तान में तो जो सारा काम सुरक्षा वगैरह का काम जो है प्रेसिडेंट वगैरह का मिलिट्री करती है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा ही है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ के जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी करते हैं, राज्य की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। तो व्यवस्था हमने किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं कह सकता हूँ कि मेरे करियर का सबसे टफ एक्सपीरियंस वही था। अच्छा, कैसे टफ? कैसे इस मामले में एक तो समय कम था, दूसरे मिश्रा जी मैं कोई भी चाहे चुनाव हो, तमाम चुनाव भी मैंने कराए, जिले में इलेक्शन करा, चुनाव वगैरह तो चलता रहता, लेकिन ये थोड़ा एकदम अलग। मैं बात कह रहा हूँ कि मैं जो भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं जिले में रहते हुए ऑफिस में जरूर बैठता हूँ, पब्लिक से जरूर मिलता हूँ, वो मैं नहीं छोड़ता, चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो। चुनाव के दिन छोड़ करके, चुनाव की तैयारी की मैं बात कह रहा हूँ। अगर अच्छा, तब भी आप मतलब मुलाकात, पब्लिक से मुलाकात जरूर करते हैं? पब्लिक से मुलाकात में जरूर, वो नहीं छोड़ता मैं। ऑफिस में बैठूंगा 2-2.5 घंटा 3 घंटा, ऑफिस का कोई जरूरी काम है वो मैं करूंगा, पुलिस ऑफिस की मैं बात बता रहा हूँ, पब्लिक से मिलूंगा, वो काम चलता रहता है, उसको मॉनिटर मैं करता रहता हूँ। चुनाव में भी, चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के दिन तो व्यवस्था देखते हैं, चुनाव के एक दिन पहले पार्टियां वार्टियां रवाना होती, वो सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन ये जो पाक और भारत की शिखर वार्ता थी आगरा में, इसमें इतना काम था और समय कम था कि मैं लिखित आदेश किया, अखबारों में छपा कि मैं इस तारीख से इस तारीख के बीच में ऑफिस में नहीं बैठ पाऊंगा और मेरे जगह पर ये अधिकारी एक मैंने डिप्यूट कर दिया जो यहीं बैठेंगे और पब्लिक की बात सुनेंगे। तो पूरे करियर में ये मेरे लिए यूनिक है, जिसकी आदत है को पब्लिक से जरूर मिलेगा, ऑफिस में जरूर बैठेगा जो है। तो उस दिन मैं काम करता रहा, लेकिन एक खास बात और मुझे याद आ गई आज जब आपसे बात कर रहे हैं। काम करते करते किसी दिन की तारीख तो नहीं याद आ रहा, रात में 9-9:30 बजे मैं आया, वो यूनिफॉर्म में ही था, आज बहुत थक गया था। तो ऐसे बिस्तर पर थोड़ा 2 मिनट लेट गया कि अभी 10 मिनट जरा रेस्ट करके फिर खाना वाना खाते हैं। कब नींद आ गई पता नहीं, और सुबह हो गई ऐसे ही, बिना खाए सो गए, नींद आ गई, सो गया। वो बड़ी टफ ड्यूटी थी और एक समय में जब वो वार्ता चल रही थी, एक समय में पता चला वो मुशर्रफ साहब की फ्लीट जा रही है इधर, उनकी वाइफ भी आई थी, वो मार्केटिंग के लिए कहीं जा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब वाजपेयी साहब वो अलग जा रहे हैं और गृह मंत्री साहब जा रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो अलग जा रहे हैं, फ्लीट जा रहे हैं। एक साथ में 6-7 फ्लीट निकलती थी। तो एक बार तो ऐसा मुझे याद है, मुझे खुद जो है लगा कि आगे चल करके, वो प्लानिंग बड़ा सेंसिटिव थी। एक जगह मुझे लगा कि अगर ये फ्लीट आगे बढ़ जाएगी तो आगे दूसरे से करेगा,
तो मैं खुद खड़ा होकर के जो है, हालांकि ड्यूटी लगे थे चीफ मिनिस्टर साहब श्री राजनाथ सिंह साहब चीफ मिनिस्टर, उनकी फ्लीट को रोका और करीब करीब कुछ मिनट रुका रहा। उनके सचिव थे संजय अग्रवाल साहब, मेरे पास भाग करके आए कि आप जाने दिए। मैंने उनको बताया तो थोड़ा वो उनको पसंद नहीं आया, लेकिन पसंद नापसंद की बात नहीं, मैं कोई अप्रिय स्थिति मैंने रोका, खुद रोका, फ्लीट को रोक दिया, खुद रोका खड़ा होकर के। राजनाथ सिंह, अब हाँ, राजनाथ सिंह साहब अपनी गाड़ी से उतर करके रोका और हाथ दे करके रुके रही फ्लीट। उनके सचिव संजय अग्रवाल साहब सचिव थे, वो आए उतर करके मेरे पास, कहें चीफ मिनिस्टर साहब को जाने। मैं कहें मैं जान ना हूँ, लेकिन आगे वो फ्लीट जा रही है, अभी जब तक वहाँ जाएंगे तब तक एक क्लैश हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा रुके रहे। उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कभी अन्यथा नहीं लिया, मतलब कभी नहीं अन्यथा। ये सही है। हाँ, वो ड्यूटी इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण थी। जब आप पुलिस में थे तो सबसे बड़े जिले 3 ही माने जाते थे, कानपुर, आगरा, लखनऊ। 5 थे, उसमें आगरा वाराणसी भी है, 5 वाराणसी है, लेकिन बने ये 3 थोड़ा छोटे हैं इनकी तुलना में। इनकी तुलना में छोटे। इन तीनों के आप एसएसपी रहे? हाँ बाबू, गवर्नमेंट ने पोस्ट कर दिया, विभाग ने पोस्ट कर दिया, तो वहाँ गए, काम किए। गवर्नमेंट किसी की भी रही, चाहे कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, मुलायम सिंह यादव रहे हो, या मायावती जी रही हो, जितने भी लोग रहे सबने आपको पसंद किया। ये बात सही है मिश्रा जी, सही बात है। मैंने सभी सरकारों के कार्यकाल में, शुरू में तो जब नौकरी में आए तो कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद जो है कभी सपा की सरकार, बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार, कभी सपा फिर बसपा, हर सरकारों के समय में मैं बाई एंड लार्ज संवेदनशील जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात रह करके कार्य करता रहा। और शायद उसकी वजह जो मैं मानता हूँ कि मैं तटस्थ होकर के, किसी के से विशेष लगाव नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई नाराजगी नहीं, अपना कर्तव्य करता था, अनावश्यक कोई बवाल में, कोई विवाद में नहीं पड़ता था, तो वो लोगों को पसंद आता था। और बड़ी खास बात एक और भी, कभी कभी मैं साइड में एक आध बार भी रहा, तो जब भी प्रदेश में चुनाव होते थे तो चुनाव आयोग मुझे जो है कई बार जो है, कभी एसपी के पद पर भी, कभी तहसीलदार पोस्ट कर, तो वो जो भी है, 1-2 बार तो डीजी ऑफिस में रहा, तो चुनाव आयोग ने पोस्ट करने की बात आई, डीजी साहब को मालूम हो जाता था तो वो रोक लेते थे। वो डीजी साहब फिर मुझे बताते भी थे, तुम्हारी वहाँ पोस्ट। आप तो डीजी ऑफिस में भी काफी लंबे समय तक रहे। तो एक बार की बात है, शायद मायावती ने आपको खुद फोन करके डीआईजी लखनऊ बनाया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। मुझे तारीख भी याद है, चूंकि खास बात है। 3 मई 2002 को मायावती जी प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और 5 मई की शाम को लगभग 4 बजे मैं ऑफिस में बैठा था, मैं डीआईजी रेलवे था, उनका फोन आया, तो मैं बड़ा घबरा गया कि मुख्यमंत्री मुझसे क्यों बात करेंगे। मैंने 2 बार पूछा भी कि मुख्यमंत्री ही बात करेंगे, कोई और सिपाही से पूछा, कहे नहीं मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। मैं हमेशा जी बड़ा घबरा गया कि मायावती जैसी नेता जो नाक में मक्खी तो बैठने नहीं देते, मुझे क्या फोन करें। और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मैंने कहीं से कोई सिफारिश भी नहीं कराई, मेरे पास सिफारिश थी भी नहीं। कहा जाता है कि मायावती के समय सिफारिश पे पोस्टिंग होती थी। हाँ, मेरे पास कोई नहीं थी, मैं जानता नहीं मेरे कोई सिफारिश, मैंने किसी से कहा कराया नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं लगा सोचने क्या बात पड़ी जो है। जल्दी से 2-3 सेकंड में सोचा आज तो कोई ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह हुआ नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि लगता कोई पुलिस वाला होगा, इनका बड़ा नज़दीकी होगा, वो खड़ा होगा इनके पास में, कहा होगा उसका कोई मामला हमारे पास होगा, कह रहा होगा जब तक आप कहेंगे नहीं ये करेंगे नहीं जो है। मैं ये दिमाग में आया। फिर उनका बात जब हुई तो उन्होंने पूछा, डिटेल पूछा, नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, कैसे हैं, तमाम बातें। तो सीधे बात पे वो आ गई कि मैंने आपको फ़ोन किया तो इसलिए कि किसी अच्छी रेंज में आपको तैनात करने के लिए जो है। मैं तो मिश्रा जी बड़ा आश्चर्य किया, वो कहाँ अभी मेरे दिमाग में दूसरी धारणा थी, रेंज में तैनात करने के लिए अभी 2 दिन पहले शपथ ली। बिना सोचे समझे मेरे दिमाग से ये बात निकली कि मैडम मैं कहीं रेंज में नहीं जाना चाहता था, मैं यहीं जहाँ हूँ यहीं रहने दें तो बड़ी कृपा होगी। कहें क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने कहा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं यहीं लखनऊ में जो है, और अभी कहीं जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। पूछे बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस स्कूल? अरे साहब ये भी पूछा किस बच्चे में किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कहें आप इसी वजह से नहीं जाना चाहते? मैंने कहा हाँ मैडम इसी वजह से नहीं जाना। मायावती जी ने कहा? हाँ उन्होंने कहा।
फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैडम मैं जहाँ हूँ यहीं पड़ी रहने दें, तो बड़ी कृपा हो गई। कहे ठीक है, हँसी भी, बात खत्म हो गई। तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र कर दिया डीआईजी इंटेलिजेंस पद पर। तीसरे दिन इंटेलिजेंस पे हो हाँ, गए? तो लखनऊ में ही डीआईजी इंटेलिजेंस मैं वहाँ चला गया, ज्वाइन किया। उसके 2 दिन बाद फिर पीटीएस गोरखपुर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जो है, वहाँ दूसरे अधिकारी आ गए, लेकिन मुझसे नाराज़गी में नहीं ट्रांसफ़र किया, दूसरे अधिकारी को वहाँ तैनात करना था इसलिए किया। अच्छा, इस वजह से आप इधर वहाँ के ना कोई नाराज़गी नहीं जो। हुँ, गोरखपुर में चूँकि मुख्यमंत्री, फिर मैं डीजी से मिला, प्रमुख सचिव साहब से, उनको बताया कि साहब अभी मुख्यमंत्री जी फ़ोन आया, तो मैंने कहा, तो कहा अच्छा तुम रुक जाओ, देखो लखनऊ में कोई जगह हो डीआईजी रैंक की तो मैं पोस्ट कर दूँगा। मैंने खोज के तुरंत बता दी, साहब यहाँ खाली हो, बेकार जगह, डीआईजी स्पेशल इंक्वायरी थी। कहे सर मुझे यहाँ पोस्ट कर दिए। साहब मेरी वहाँ पोस्टिंग हो गई, गोरखपुर में नहीं गया। अब सोचा कि यहाँ पर मैं 2-3 साल रहूँगा, बच्चे-वच्चे पढ़ लेंगे ना। मिश्रा जी 1.5 महीने बीता नहीं, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया डीआईजी आजमगढ़ रेंज पर। अब मैं अजीब मुसीबत, तो ये पहले एक बार मना किए, फिर ये, फिर डीजी साहब से रिक्वेस्ट किया जो है, डीजी साहब कहे अच्छा मैं बात करके बताऊँगा। 2 दिन बाद फ़ोन किए कि तुमसे बहुत नाराज़ हैं, और ये कही हैं कि अगर ये नहीं जाते हैं तो पूछिएगा मत, मुझसे इनको सस्पेंड कर दीजिए। मैं तो हक्का-बक्का रह गया। डीजी साहब ने कहा बस चले जाओ जो। तो मैंने कहा सर मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ ले जाऊँगा जो है, घर भी नहीं मेरे पास है। तो उन्होंने कहा मैं मकान रखने की, बच्चे रखने की अनुमति दे देता हूँ। उन्होंने अनुमति दे दी, मैं आजमगढ़ चला गया, वहाँ काम किया। वो 2 महीने बीते नहीं, फिर ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से हो गया लखनऊ रेंज जो है। खैर तो मैं इसमें खुशी की बात रही, मैं लखनऊ आ गया। एक आध हफ्ते बीतने के बाद उनसे मिला माननीय मुख्यमंत्री जी, शिष्टाचार में, शिष्टाचार में हाँ, सम्मान प्रकट करने के लिए। तब उन्होंने बातें बताई, कहे कि आपकी जब इच्छा हो, जब समय हो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही कहा कि जब इच्छा हो तो आ मिश्रा जाए। जी अनुरोध करें, अनुरोध इस बात को कि आपके पास जब समय हो, कोई बात कहना चाहें, कोई दिक्कत महसूस करें, कोई बताना चाहें, तो किसी से पूछने की ज़रूरत, आप चले आया करिएगा। उसके बाद में हफ्ते में एक आध बार मैं जा कर के तमाम बातें जो भी और बता देता था, बिल्कुल जैसे आपसे बैठे इतनी दूरी पर बात होती थी, ऐसे ही जो कोई पिसा नहीं रहता था जो। तो ये जो नाराज़गी वाली बात कोई थी, नाराज़गी वाली, हाँ, उस समय उन्होंने बताया हाँ, कि वहाँ मैं शुरू में आपको फ़ोन किया था लखनऊ रेंज के लिए जो है, आप मना कर दिए, लेकिन हमने रेंज नहीं बताया था। अच्छा, हाँ, उन्होंने बताया खुद जो है। हाँ। तो इतने घूमते-घूमते मैं लखनऊ रेंज में पहुँच पाया, लेकिन अब ठीक है, उनकी मर्ज़ी, चीफ़ मिनिस्टर है। तो मायावती जी की वर्किंग स्टाइल आपको कैसी लगी एज ए चीफ मिनिस्टर? क्योंकि कई चीफ मिनिस्टर के साथ आपने काम किया। मैंने काम किया है। देखिए मायावती जी की एक तो पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी थी जून 95 में, 1995 में। उस समय की वर्किंग बिल्कुल अलग थी, वो हम लोगों ने सुना था। उस समय मैं पीएसए में था जो है, जून 95 में बनी थी जो। उसके बाद फिर ये इस बार जब बनी है, एक बार 98 वगैरह में भी हाँ, बनी 98 थी में, जी। तो उस समय मैं कहीं और था तैनात। मैं बहराइच एसपी था जो है। फिर इस बार जो बनी थी, एक तो कोई हस्तक्षेप नहीं, अच्छा, कोई हस्तक्षेप नहीं मिश्रा जी, सीधा काम, कोई भी अपराधी हो, बख्शना नहीं है, कार्रवाई करना है। तो निडर होकर के हम लोग काम करते थे, इसमें दो राय नहीं जो है। अरे इसी कार्यकाल में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई मिनिस्टर, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत हुआ, उन्होंने पता कराया, मालूम हुआ वो घटना सही है, तो मिनिस्टर को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया, पुलिस बुलाया, अरेस्ट करा दिया। वो रमाकांत यादव को था। मैं नाम याद नहीं होता, तो ये है मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं, कुछ नहीं जो है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो करती थी जो है, जिले में एसपी बदलती, बात तो सही है। कभी कभी हम लोगों को लगता था कि एक आध एसपी गलत पोस्ट है, तो भाई साहब हमारे थे और मैं कभी कभी जा करके उनसे बात करते थे कि एसपी ठीक नहीं है, पोस्ट कर दिया, तो उसको मानती थी, बदल देती थी, या कभी नहीं बदल पाती थी तो अपना कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन बताती थी, हम लोग चुप भी हो जाते थे। लेकिन बड़ा जबरदस्त काम जो है, कोई हस्तक्षेप नहीं। अरे उसी कार्यकाल में उन्होंने भर्ती की जो बोर्ड, पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया, पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया, शायद उससे पहले कुछ भर्तियां हुई थी, आरोप लगे थे। सपा कार्यकाल में, हाँ। सपा कार्यकाल में 2005 में जो भर्ती वर्ती हुई थी जो है, और उसके पहले जो है सपा ही कार्यकाल में भर्ती हुई थी, जो बवाल
विवादित रही है। हम्म, इन्होंने भर्ती बोर्ड बनाई जिससे भर्तियां हुई, जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हुई और कई राज्यों के लोग पुलिस वाले आकर के यहाँ का मॉडल नकल करके ले गए, अपने यहाँ उस तरीके से भर्तियां शुरू की थी। तो जो आप पूछ रहे हैं उस समय का जबरदस्त कार्यकाल, बड़ा अच्छा कार्यकाल तो इसमें क्या होता है। पुलिस की भर्ती लोग कहते थे कि सिफारिश पर हो रहे थे, पैसे पर हो रहे थे? वो पहले की बातें हैं। अच्छा, इनके मायावती जी के ना कार्यकाल? ना ना ना, सवाल ही नहीं, एक अपवाद भी नहीं मिश्रा जी, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। अरे इतनी इसकी वहाँ भारत सरकार में चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने, मैं जो याद कर पा रहा हूँ, लोकसभा में तारीफ की जो है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती बचे। अच्छा। अरे 100% ईमानदारी से बेहतरीन भर्ती, मैं पुलिस की भर्ती की बात कर रहा हूँ। और कई देश के कई राज्यों के पुलिस अधिकारी आए, यहाँ का मॉडल जो था उसको समझ करके गए और अपने यहाँ भर्ती बोर्ड वगैरह बनाए जो है, मतलब अच्छा, तो ये तारीफ की बात तो है, तारीफ की बात है। तो आप मायावती जी कुछ दिन बाद हट भी गई थी? हाँ, हटे, उसके बाद सपा सरकार आ गई, मुलायम सिंह यादव जी श्री मुख्यमंत्री? मुलायम सिंह साहब चीफ मिनिस्टर है, मैं तब भी कुछ महीने रहा जो है, डीआईजी लखनऊ रेंज रहा, क्योंकि मैं निर्विवाद होके काम करता था, मैं पार्टी देख करके काम नहीं करता था। जो भी मेरे पास मामला आता था, चाहे वो कोई नेता ले आए, सपा ले आए, बसपा ले आए, भाजपा ले आए, मैं सबकी बात सुनता था। तो नेताजी ने भी आपको हटाया नहीं? नेताजी ने मुझे हटाया, कुछ महीने बाद हटे, निर्विवाद में था। वो हटाए इसलिए कि उनके एक बड़े विश्वास पात्र अधिकारी हैं, नाम लेना नहीं चाहते, जो बाद में डीजीपी भी रहे। अच्छा, जगमोहन यादव जी। हाँ, हाँ, जगमोहन यादव साहब वहाँ आना चाहते थे। हाँ। तो ज़ाहिर बात है, मैं तटस्थ था, मैं तटस्थ होके काम करता था, वो विश्वास पात्र थे, तो वो आए, मेरा ट्रांसफ़र हो, वो भी संजोग से 2 अक्टूबर को ट्रांसफ़र हुआ। आप जब लखनऊ के एसएसपी थे, हाँ, तो मुख्तार अंसारी शायद लखनऊ जेल में बंद थे, हाँ, बंद था। और मुख्तार अंसारी से के यहाँ रेड रोड आपने करी थी। हाँ, एक तो जेल में रेड हुई थी, तो मोबाइल बना था। मोबाइल बरामद हुआ था, पहली बार उत्तर प्रदेश में बरामद हुआ था। अच्छा, और फिर हम लोगों कैसे ने, पता चला कि मोबाइल है वहाँ पर? कुछ लोग हैं सूचना दे देते हैं, तो हम्म, हमें कहीं से गोपनीय सूचना मिली थी और उस गोपनीय सूचना को मैं प्रमुख सचिव गृह को बनाया। किसी वजह से मैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए थे गृह विभाग में, हम्म, तो डीजीपी को वहाँ थे, डीजीपी को बताया, प्रमुख सचिव गृह को बताया। श्री नरेश दयाल साहब प्रमुख सचिव गृह थे, हम्म, उन्होंने फौरन जो है प्रमुख सचिव कारागार थे जो मधुकर गुप्ता साहब थे, हम्म, उनसे बात की, तो एक डेट तय हो गई कि इस डेट को रेड करिए जो है। हम्म। और वही 3-4 अधिकारियों को ही मालूम था। फिर उस डेट को रेड की गई और वो मोबाइल फ़ोन खोजने पर, वो जो कारागार विभाग में छत का पानी जो गिरने के लिए डाउन पाइप रहता है, उस हाँ। पाइप में छुपा करके, अच्छा इतनी भनक खोज आती है। हम्म। जब अधिकारी लोग जेल में भी जाते चेक करने के लिए, रेड तो पता करने चल के गया लिए, था लगता है। तो गेट पर होता ना, सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएंगे, नाम लिखा जाएगा, अच्छा, पता ये लिखा जाएगा तभी? अरे, मुहर वुहर लगती है, क्या प्रचार के लिए सब दिखाते हैं जेल वाले जो है। हाँ। ये वैसे भले 10 लोग चले जाएंगे, उनकी जानकारी में रहेगा लेकिन नहीं। डीएम एसपी जाएंगे, उनका भी लिखा। मत कहिए, ये सब होता है। जब डीएम एसपी, जब तक वो लिखा इसीलिए जाएगा। उतना टाइम मिल जाता है, हाँ। उस टाइम में भनक हो जाती, तो चीज़ों को जो छुपाना होता अंदर, कोई चीज़ जो होती है लंद-फंद, जो कुछ 10-5 मिनट में 15 मिनट छिपाते, वो छुपा लेते हैं। लेकिन चूँकि सूचना पक्की थी, फिर खोज डाले। अच्छा, मैं ही अकेला नहीं था, साथ में कुछ पुलिस वाले भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे, और डीएम साहब थे, मैं था। हाँ। हाँ, तो मोबाइल मिला? मिला, मोबाइल मिला और तमाम चीज़ें और भी मिली। एक कॉपी मिली जिसमें बाकायदा नाम लिखा था, किस पुलिस वाले को, किस जेल कर्मी को कितना रुपया कब दिया गया जो है। वो हवालात में ले जाते थे ना, कभी पुलिस की वैन में, गाड़ी में, हाँ, 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 हाँ। जेल से निकाल करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाते थे। तो पुलिस वाले को भी कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ जेल वाले को भी दे रहे हैं, तब सब डिटेल लिखा हुआ था, कितना रुपया कब, और भी दुनिया भर की चीज़ें मिली जो। तो कॉपी बरामद हुई? बरामद हुई, फिर उसको बाद में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाए, तो है, लेकिन सच्चाई है। फिर शायद एनएसए वगैरह भी लगा? उस पर एनएसए लगाए, कोई और भी घटना हुई थी, गैंगस्टर भी लगा, एनएसए हुआ तो ये हाई एनएसए लगा। एनएसए का होता है ना, कितने समय बाद एडवाइजरी बोर्ड, हाई कोर्ट का एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसमें जज रहते हैं, एक रिटायर्ड भी जज रहते हैं, बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी जा करके गवर्नमेंट का पक्ष हाई कोर्ट बोर्ड के सामने रखते हैं, हम्म, क्यों बंद किया, क्या बात, इसके खिलाफ क्या था मामला, जो हम्म, पूरा बताते हैं। और वो
मुख्तार अंसारी भी आया था जो हम तो बरामदे में वहीं जो है पुराना हाई कोर्ट जहाँ पर है बरामदे में मिल गया। हम लोग जा रहे थे तो उसने तो पैर पकड़ लिया। लेकिन अब उसमें क्या बोर्ड के सामने उसमें क्या किया जा सकता, कुछ नहीं। जब जो चीज होनी थी हो गई। जो तो एनएसए कंफर्म हुआ कंफर्म हुआ एनएसए कंफर्म हुआ। मेरे साथ है, मैंने जितने भी एनएसए लगाए हैं कैरियर में, एक भी एनएसए बोर्ड स्तर से या हाई कोर्ट से छूटा नहीं है। मतलब ये नहीं, मैं जल्दीबाजी में नहीं करता था। जो फिट केसेज होते थे उन्हीं पर करता था। जो लखनऊ में सिया सुन्नी का विवाद बड़ा पुराना रहा है। हाँ, एक बार बड़ा दंगा भी हुआ था 1977 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। लखनऊ तो संवेदनशील जिला है, लेकिन लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ कभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। यहाँ दंगा जब कभी भी हुआ तो शिया और सुन्नी लोगों को बीच में रहता है। काफी संख्या में शिया भी रहते हैं, काफी संख्या में सुन्नी भी रहते हैं। 1977 में जब शियाओं का जुलूस निकल रहा था तो उस समय दंगा हुआ था, काफी बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे और करीब 85 लोग घायल हुए थे। उसके बाद से प्रदेश सरकार ने उस शियाओं सुन्नियों के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1977 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ थे श्री योगेंद्र नारायण साहब जो, और जब मैं एसएसपी था तो वो मुख्य सचिव थे प्रदेश के। तो अब उनके मन में जो बात आई हो, गवर्नमेंट के मन में जो बात आई हो, तो वो बात ये आई कि नहीं, वो इतने दिनों से 77 से बंद है शिया सुन्नी जुलूस निकलना, चलो बातचीत करके इसको सुलझवाया जाए। तो उन्होंने हमसे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई, भाई आप लोग प्रयास करिए। हम लोग कई बार बात करके शिया नेताओं से अलग, सुन्नी नेताओं से अलग, फिर साथ बैठा करके तमाम तय किए। अंत में कुछ बातों पर सुलह हो गई, समझौता हो गया। उस पर शिया नेताओं के दस्तखत हैं, सुन्नी के हैं, हमारे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसी साल से पहली बार हम लोगों ने फिर जुलूस निकलवाए और तब से आज भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। प्रदेश सरकार पसंद करती है दंगा फसाद ना हो, जो बवाल ना हो। तो उसमें तो गवर्नमेंट ने हमें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तमाम और अधिकारियों को प्रशंसा पत्र भी दिए गवर्नमेंट ने। जो अच्छा, आप डीजी तक गए, डीजी टेलीकॉम से आप रिटायर हुए, डीजीपी न बनने का कोई मलाल? कोई मलाल नहीं। मेरे मन में कुछ चीजों को लेकर कभी भ्रांति नहीं रही। बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि मैं एक अधिकारी हूं, कहां पर मैं नियुक्त रहूंगा मेरा अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट जिसको मुझे जहां चाहे वहां तैनात कर दे, तो जहां तैनात कर देगा वहां काम करेंगे। नहीं, लेकिन एक आईपीएस के मन में रहता है कि भाई, मन में रहने की बात अलग है, लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। मैं जहां से रिटायर हुआ, डीजी टेलीकॉम पद से रिटायर हुआ, आखिरी दिन तक मिश्रा जी काम किए और कई ऐसे काम किए जिससे मुझे बड़ा संतोष है। तो मलाल कभी भी नहीं, कभी नहीं। मुझे मेरे जानने वाले एक दो लोगों ने बताए जो है उसी समय, जो मैं 2017 में रिटायर हुआ। 2017 में ही इलेक्शन भी हुआ था यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जिसमें भाजपा सरकार बनी थी। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि आप टीवी पर देखें, टीवी पर आया हो कि यहाँ चुनाव आयोग को नाम भेजे गए 3 अधिकारियों के डीजीपी पद के लिए। उस समय मेरे सीनियर श्री जावेद अहमद साहब वो थे, डीजीपी थे, और वहाँ पर चुनाव आयोग को नाम भेजा गया। तो एक मेरा नाम था, एक 2 और अधिकारियों का नाम था। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल उनका साहब टीवी पर आ रहा है, हमने सुना है, देखा है अपनी आंखों से। लेकिन कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो सरकार जिसको चाहेगी, मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। ये बात बड़ी स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं, कोई अफसोस नहीं है, एक नए पैसे का अफसोस नहीं, रहा भी नहीं। डीजीपी को सम्मिलित करते हुए डीजी रैंक के कुल 14 अधिकारी उत्तर प्रदेश में होते हैं। 14 में से एक जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री उसको बना देते हैं डीजीपी। 13 और काम करते हैं और जगहों पर तैनात रहते हैं। अरे चुनाव इनको लड़ना पड़ता है 5 साल बाद, अधिकारियों को नहीं लड़ना पड़ता। जनता के प्रति ये जवाबदेह होते 5 साल बाद जब चुनाव लड़ते तो ये बताते हैं हमने ये किया, हमने ये किया। अधिकारी जा करके कहाँ बताते हैं जो। तो ये उनका अधिकार है, व्यवस्था वो ठीक है, गलत नहीं, मैं मानता हूँ ठीक है। अच्छा, आपको करीब
8-9 साल हो गया रिटायर हुए आप। हाँ। 9 साल पहले की जो पुलिसिंग थी, मतलब 2017 से पहले की पुलिसिंग और आज की जो पुलिसिंग हो रही है, इसमें आपको क्या डिफरेंस? देखिए मिश्रा जी, पुलिसिंग का मोटे तौर पर मैं कहूँगा 2 हिस्से में बाँटा जा सकता है। एक तो बेसिक पुलिसिंग है, जो आज जो है बेसिक पुलिसिंग के तत्व, जो एलिमेंट, जो काम, वही 15 साल पहले हुई थी, 20 साल पहले भी हुई थी, 25 साल पहले हुई थी, 40 साल भी पहले हुई थी। तो बेसिक पुलिसिंग एक ऐसा तत्व है जो समय के साथ नहीं बदलता है। दूसरा हिस्सा है पुलिसिंग का वो जो समय के साथ जिसमें परिवर्तन होता रहता और परिवर्तन होना भी चाहिए। जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि बादा में जब मैं तैनात था 91-92 में, आज से करीब करीब समझिए 34-35 साल पहले, तो वर्दी पहन करके डकैत गैंग थे। अब डकैत गैंग नहीं है, लेकिन आज का अपराध दूसरे अपराध दूसरे है। अपराध, तरह का अपराध है। साइबर अपराध हो गया। साइबर अपराध में करोड़ों रुपए अपराधी ठग ले रहे हैं, करते रहे और मिनटों में कर दे रहे हैं। तो समय के साथ पुलिसिंग में ये हिस्सा है, इसमें बदलाव तो होना चाहिए। आज जो है मोबाइल फोन से दुनिया भर के अपराध हो जा रहे हैं, दुनिया भर के काम हो जा रहे हैं, तो इसमें बदलाव तो होना ही चाहिए। हमारे समय में जो बातें थी वो आज लागू नहीं हो सकती, लेकिन बेसिक पुलिसिंग वाला कंपोनेंट, वो कंपोनेंट क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट पर होनी चाहिए। डिसिप्लिन के लिए परेड नियमित होना चाहिए। पुलिस कर्मियों की समय समय पर ट्रेनिंग होते रहना चाहिए। भर्ती वाला काम ईमानदारी से, निष्पक्षता होनी चाहिए। जो पुलिसकर्मी गलत कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा, उसको दंड देना चाहिए शीघ्रता से। अच्छा कर रहा, पुरस्कार मिलना चाहिए। जिलों में थानों पर तैनाती मेरिट पर होना चाहिए। यहाँ पर रिश्वतखोरी, जात की बात, सिफारिश के आधार पर पोस्टिंग, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बेसिक पुलिसिंग है। अच्छा, आप जब एसएसपी थे तो आप थानेदार की पोस्टिंग बेसिक कैसे होती थी? देखिए, मैं जिलों में तैनाती के समय जहां भी जैसे जिस जिले में तैनात हुआ, तो मैं करीब करीब शुरुआती 3 महीने में तो बड़ी केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक हर एसओ का काम देखता था। मतलब 3 महीने किसी को हटाते नहीं थे? ना ना ना, जनरली जब आप एसएसपी गए तो 3 महीने किसी को हटाया? 2.5-3 महीने मैं बिल्कुल छूता नहीं था। जो है पहले से चले आ रहे उन्हीं से काम लेता था, लेकिन उनके काम को बड़ा केयरफुली देखते रहते थे। थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई, कोई बात नहीं जान, लेकिन 2.5-3 महीना ध्यान से काम देखने में मालूम हो जाता है ये हमारा कमजोर है, या इसमें ये हटाने लायक है, ठीक नहीं, ये थोड़ा मध्यम है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस थाने पर, इससे अच्छे थाने पर इसको तैनात किया जाना चाहिए, जो है ये मालूम हो जाता था। उसी बीच में 2-2.5 महीना बीतने के बाद मैं धीरे धीरे सर्विस रिकॉर्ड दे करके अच्छे लोगों की चयन करता रहता था, चुपचाप, किसी को बताता नहीं था। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर मैं तबादला करता था, और तबादला आज तक मैंने जितने किए जिलों में, 6 जिलों में रहा एसएसपी एसपी, एक बार भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो है मतलब किसी का ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया? कैंसिल नहीं, संशोधन नहीं। और इसमें ऐसे ऐसे लोग पा गए जो 4 थाने का, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लखनऊ के नेताओं की सिफारिश नहीं थी? अरे बड़े मजेदार नेता सिफारिश, वो एक जो नेता लोग अधिकारी को जान जाते हैं। लखनऊ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मैं जब था तो उस समय श्री वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे देश के। हाँ। और मैं लखनऊ एसएसपी पोस्ट हुआ, 2-3 महीना काम देखने के बाद फिर मैंने छान लिया कौन अच्छा, कौन कैसा, कौन कहाँ लायक है। फिर मैंने हटा दिया और इंस्पेक्टर हजरतगंज को हटा दिया, हजरतगंज से हटा करके आलमबाग कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है। 1-2 को और मैंने कुछ के तबादले कर दिए। मैंने मेरिट पर किया था, अपनी समझ से किया था, देख समझ करके किया था, कोई जल्दीबाजी में नहीं किया। तबादला जब कर दिया तो दूसरे दिन सुबह करीब करीब 10 बजे मैं ऑफिस में बैठा था। एक बड़े प्रभावशाली मंत्री, जो है नाम नहीं लेना चाहूँगा, उचित भी नहीं है, उनका फोन आ गया। केंद्र में मंत्री थे, उत्तर यही प्रदेश में मंत्री थे, लेकिन माननीय वाजपेयी साहब के बड़े विश्वास पात्र थे। अच्छा। तो फोन आया, कप्तान साहब आपने कुछ एसओ बदल दिए यहाँ? मैंने कहा हाँ सर बदल दिए। कहे आपने पूछा नहीं?
मैंने कहा एसओ बदलने के लिए आपसे सर क्या पूछना। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दी और मैं अपना काम करने लगा, कोई बात नहीं, रख दी, बात खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे डीआई साहब का फ़ोन आया। फ़ोन आया, कह रहे तुम्हारी उन मंत्री जी से बात हुई क्या कुछ? मैंने कहा हाँ सर बात हुई। क्या बात हुई? मैंने बता दिया। कह रहे तुम्हें सच पे लखनऊ, तुम्हें बात करने का तमीज़ नहीं, कैसे बात करते? मैंने कहा था मैंने गलत क्या कहा? मैं अगर कहता कि नहीं सर मैं आपसे कंसल्ट कर लेता हूँ, अगर फिर तो मैं काम ही नहीं कर पाता, फिर वो तो बुलाते सारी डिटेल लेके जाना पड़ता, फिर तो मैं काम नहीं कर पाता। तो मैंने गलत तो कहा नहीं सर। डीआई साहब मुझे बहुत समझाए, लेकिन मेरी समझ में बात तो आई नहीं। अंत में डीआई साहब ही फ़ोन रख दिए, बात खत्म हो गई। शाम को डीजीपी साहब का फ़ोन आया, तो डीजी साहब थोड़ा हालचाल पूछे, उसके बाद कह रहे तुम्हारी मंत्री जी से कुछ बात हुई क्या? मैंने कहा हाँ सर। क्या बात हुई? मैंने बताया आज। हाँ, तो मैं जो है बात करने का तरीका नहीं कहा। मैंने कहा था मैंने इसमें गलत क्या कहा? जो सही कहा। कोई कहता कि नहीं सर मैं देख लेता हूँ, तो फिर तो मैं दिक्कत हो जाती। निशा जी ईमानदारी से कह रहे हैं, ये बात है सन 98 की, आवाज 2026 चल रहा है। आज भी मैं मानता हूँ कि उस दिन जो मैंने कहा सही कहा, गलत नहीं कहा। मैं बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, लेकिन मेरा सोचना है कि जो कहा वो सही कहा, बात वहीं खत्म हो गई जा। और उसके बाद भी मैं काफी समय फिर एसएसपी लखनऊ, और उसके बाद बदला होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं जा। मतलब इतने समय बाद भी मेरे मन में ये बात है कि मैंने सही कहा, गलत नहीं कहा। तो ये जो तबादले का प्रेशर होता है मंत्रियों का या नेताओं का, ये मुझे लगता है कि हर जिले में सबसे ज़्यादा रहता है। देखिए बात तो सही है, लेकिन क्योंकि वो अपने इलाके में अपना थानेदार पोस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को प्रताड़ित करना होता है, बंद करवाना होता है, छुड़वाना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसके लिए मैं बड़ा थोड़ा फ्रैंक कहूँगा, दोष मैं नेताओं को नहीं देता, अफसरों को देंगे। मैं कहूँगा अफसरों को दें। देखिए ऐसी व्यवस्था देश में अपने है, मैं थोड़ा सा ब्लंटली कहूँगा जो सुनने में अच्छा नहीं, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार किसी भी आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी की सर्विस नहीं ले सकती अगर वो अपनी जगह पर। तो जब इतनी सुरक्षा है, हाँ पहले से दी हुई है, हाँ कर क्या सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाइए। बस ये है कि जो आप अपनी बात कहिए, पोलाइटली कहिए, संजीदगी से कहिए, एरोगेंस मत लाइए, बदतमीजी से मत कहिए, पोलाइटली कहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, विनम्रता से अपनी बात कह दीजिए। नेता लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनमें मैं बहुत दोष नहीं मानता। कहीं ना कहीं होता ना ये को अपनी शक्ल दिखती नहीं, दोष तो आसानी से नेता पर मत दिया जाता। तो जब आप चूंकि एसएसपी लखनऊ को ही सबसे ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है ना, ये हवा पानी बनाए रखते हैं लोग। मैं आपसे कह सकता हूं कि एसएसपी लखनऊ और डीएम लखनऊ को तमाम महत्वपूर्ण राजनेता या कभी कभी मंत्री भी अनावश्यक फोन करने से बचते हैं, डरते हैं कि मन में ये डर रहा था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके सच्चाई बता देंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और इतनी व्यस्तता नहीं रहती कि वो अपना वो जो मैंने कहा बेसिक काम ना कर सके। बेसिक काम करने पर पर्याप्त समय मिल जाता है। अरे लंद फन करने के लिए समय मिल जाता तो अपना काम करने के लिए समय नहीं मिल जाता है। यह असलियत है। इस पूरी सर्विस में करीब 34-35 साल की सर्विस रही आपकी, सबसे जो बड़ा जो दबाव कभी पॉलिटिकल फील किया आपने, तो किस पोस्ट पे किया? एक आध बार रहा, मैं आपसे अब बता सकता हूँ। एसपी उन्नाव था, बात यह है 93-94 की है। सपा सरकार थी, श्री मुलायम सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो जैसे चीफ मिनिस्टर बने तो वो उनके ऑफिस से फोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं इस सब इंस्पेक्टर को इस थाने पे एसओ बना दिया जाए। तो उसका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह देखा, उस लायक था ही नहीं, तो वहां उसको नहीं बनाया। आपने नहीं बनाया? नहीं बनाया। उसको फिर कम्युनिकेट किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय को, वहां से फिर कहा गया कि नहीं, ये नहीं करने लायक है, ये गलत करेंगे
फिर मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा, दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे, उचित नहीं है, मतलब वो मान लिया गया। थोड़े दिन बाद कुछ किसी अफसोस से कोई बड़ी भूल हो गई, लापरवाही हो गई और गलती कर बैठा है, फिर मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर आज किया, कल जो हम डीजीपी का सुबह सुबह फोन आ गया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको उसी जगह इसको बना दीजिए। मैंने पूरी बात डीजीपी को बताया कि भाई देखो द्विवेदी, हमने वो बात कही जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसको आपको करना है। तो मैंने कहा सर ये नहीं करने लायक है, जो बात उन्होंने काट दी, जो टेलीफोन खत्म हो गया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया, फिर हम लोगों ने तय किया, मैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चलते हैं लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने। हम लोग लखनऊ आए, फिर डीजीपी से मिलने के लिए टाइम मांगे, डीजीपी नहीं मिले। अच्छा, नाम नहीं बताना चाहूँगा, समझ नहीं मिले। उसके बाद प्रमुख सचिव गृह के पास गए, प्रमुख सचिव गृह थे श्री सुरेंद्र मोहन साहब, उनसे टाइम लिया, उन्होंने टाइम दिया, उनको मिले, पूरी बात बताए, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको ब्रीफ किया पूरी बात। उसके बाद गए मुख्य सचिव साहब के पास, उनसे टाइम लिया। मुख्य सचिव थे श्री TSR सुब्रमण्यम साहब, उनको मिले, पूरी बात बताए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मत पास करना जो हम। और फिर हम लोगों के, उन लोगों को जानकारी थी ये बात? नहीं मालूम था। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा था, डीजीपी हमसे कहते इनको नहीं मालूम, पूरी बात बताए। तो मुख्य सचिव ने कहा नहीं ठीक किया, नहीं पोस्ट करना है। हम लोगों के सामने मुख्य सचिव ने डीजीपी को फोन किया, बताया कि ये तो आए हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी, कह रहे हैं ठीक है इनकी बात, मुख्यमंत्री जी को कम्युनिकेट करना, मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी से जो भी बात हुई, फिलहाल वो नहीं हुआ जो है। 2 दिन बाद उसमें जांच के आदेश हो गए जो है। अब हमारे आईजी थे, वो आईजी जांच करने पहुंच गए। आईजी जो श्री अजय राज शर्मा साहब थे, उन्होंने जांच होच करी, मैं भी उनके साथ रहा, पूरी जांच होच कर ली। उन्हीं की गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे, जांच हटाने की जांच। हाँ, ये सही जांच हुई, सही हटाया गलत हटाया। मैं आई साहब के साथ, श्री अजय राज शर्मा साहब आईजी थे, गया, जांच पूरी हो गई। जब लौटने लगे तो उन्होंने कहा द्विवेदी तुमने एक गलती की है। मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने क्या गलती की? कहें गलती ये कि तुम इस नालायक को सस्पेंड नहीं किए, इसको सस्पेंड कर देते तो ये सिफारिश करता बहाल करने के लिए, ये गलती तो रही है। दिग्गज अधिकारी, बड़ी इज्जत है, मतलब उस मामले में नहीं, कई और बातों में श्री अजय राज शर्मा साहब ये गलती की, तो मुझे महसूस हुआ बात तो सही है। ये है, बाकी और कभी यही 2 मुझे प्रमुख हैं, बाकी और कभी लखनऊ में कोई दबाव नहीं, आगरा में कोई दबाव नहीं, मैं खुल करके काम किया। आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, मैं 4-5 मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहा हूँ, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, इन 3 में अलग अलग अगर मैं वर्किंग स्टाइल की बात करूँ, अलग अलग रही है, तो सबसे अच्छी वर्किंग स्टाइल किसकी आपको नजर आई? सबसे अच्छा तो मुझे नंबर 1 पर लगता है श्री कल्याण सिंह साहब का, लेकिन वो 1991-92 के कार्यकाल का। अच्छा, वो वर्किंग जबरदस्त, उतना बेहतरीन काम कभी नहीं हुआ। 91-92 का कार्यकाल। किस नजर से? इस नजर से कि जब उन्होंने शपथ लिया 1991 में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के सभी जिलों के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, एसएसपी को बुलाए यहाँ लखनऊ नियोजन भवन में, जो बैठक किया और एक तरफा उन्होंने करीब 1.5 घंटे संबोधित किया कि मैं ये चाहता हूँ ऐसे ऐसे हो, क्लियर कट अपना विजन साहब, किसी से कुछ पूछे नहीं, सीधे भाई आप लोग हैं, तैनात हैं, और आप जो जहाँ है पहले से ही तैनात हैं, सपा के समय तैनात, वही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मैं बदलने नहीं जा रहा हूँ, आप ही लोग काम करेंगे, कोई बदल नहीं रहा, बदलाव नहीं कर रहा हूँ। किसी भी अपराधी को बख्शना नहीं है और निर्दोष को फंसाना नहीं है, ये क्लियर कट मैसेज। अरे साफ साफ 1 to 1। मेरे पार्टी का कोई सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारी गलत करता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बंद कर दीजिए, लेकिन ये देख करके तसल्ली करने के बाद किसने गुनाह किया है,
लोकतंत्र है। मेरे पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष या विधायक आपके पास जाएंगे काम लेकर के, उनकी बात सुनिए। काम नियम के हिसाब से हो, सही हो तो अवश्य कर दीजिएगा, गलत हो मत करिएगा। लेकिन मेरे पार्टी के लोग कोई काम लेकर के आपके पास गए हैं, आपने कह दिया गलत है, नहीं हो पाएगा, वो चले आएंगे, मैं उनको अलग से ब्रीफ करूंगा अपने पार्टी के लोग। लेकिन वही काम हफ्ते भर बाद अगर हो गया अच्छा इसी तरीके से, तो आपकी खैर नहीं। आशय उनका था रिश्वत की तरफ। अगर रिश्वत लेकर के वही काम हो गया तो आप जवाबदेह होंगे, आपको फिर मैं दंड दूंगा। जो बड़ा साफ मैसेज। तो ये बैठक तो मायावती भी करती थी। उनका नजरिया दूसरा रहता था, लेकिन इस नजरिए से नहीं करता। बड़ा साफ, बहुत साफ। तो उस समय जो वो बेस्ट, मेरे करियर का बेस्ट था। उसके बाद मायावती जी का कार्यकाल में, मायावती जी का जो 95 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तो उस समय का कार्यकाल को बहुत मैं नहीं कहूँगा अच्छा, लेकिन बाद में जो बनी है वो कार्यकाल भी अच्छा था। क्राइम पुलिस के लिए भर्तियां सही हो रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट पे करती थी, कुछ अपना उनका पॉलिटिकल कंसिडरेशन होता था, और लापरवाही होने पनिश भी करती थी अफसरों को। ऐसे दो राय नहीं। अफसर बहुत डरते थे मायावती तो डर बिना, तो ये तो ऐसी कौम है बिना डर के काम नहीं। कम लोग हैं जो बिना डर के सदैव निष्पक्ष रख के काम करें, लेकिन बहुत से तरह तरह के लोग अफसरों में भी हैं। तो दंड देना, पुरस्कार देना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण अंग है। बिना दंड पुरस्कार 2007 से 12 तक जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो काफी लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफी उन्होंने कंट्रोल किया था। बिल्कुल सही बात है। 2007-8 में, 2007 में मैं पहले आईजी कानपुर रहा, फिर जो आईजी इलाहाबाद जोन रहा जो है, तो उस समय भी बढ़िया काम हुआ, अच्छा काम हुआ। और मुख्यमंत्री जी का मतलब बहुत उनके स्तर पर हस्तक्षेप नहीं होता था, लेकिन मैसेज बड़ा साफ था कि आपको काम करना है, क्राइम कंट्रोल करना है। और ये तो उन्होंने नहीं कहा मेरी पार्टी के लोगों अगर गलत करें तो छोड़िए मत भेजें, लेकिन मैसेज तो लोग समझ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग क्या है जो। लेकिन बेस्ट तो वो 91-92 वाला कल्याण सिंह साहब वाला था बेस्ट। उसके बाद मायावती जी का कार्यकाल, इसके बाद ये जो अभी 17 से बाबा जी के समय का कार्यकाल, ये बहुत अच्छा कार्यकाल। लेकिन अब तो अधिकारी, बड़ी शिकायतें आती है कि अधिकारी फोन ही नहीं उठाते। ये सही है। अब आप भी मुझे लगता है फोन करते ही होंगे बहुत सारे अधिकारियों को। फोन करता हूँ, गलत है मेरे फोन तो सुनते हैं लोग, लेकिन ये बात सही है जो आप कह रहे हैं। तो जब अधिकारी सुनेगा ही नहीं, अधिकारी दफ्तर में बैठेगा ही नहीं, तो पब्लिक की सुनवाई कैसे होगी? देखिए, पब्लिक की सुनवाई हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आप कह रहे हैं इस समय भाजपा के कार्यकाल में या बाबा जी के कार्यकाल में जो है, अपराधियों में पुलिस से ज्यादा भय तो बाबा जी का है। पुलिस से ज्यादा भय बाबा का है? मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। पुलिस से ज्यादा भय बाबा का है, बाबा जी का, सीएम साहब का है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। हाँ। उनके भय से काम चल रहा है। और पुलिस ये जानती है, समझती है, पुलिस ये समझती है कि माननीय सीएम साहब को क्या चाहते हैं। हाँ। तो जो चाहते हैं वो पुलिस तत्परता से कर देती है। हाँ। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं तमाम जनता से मिलते हैं, उनकी जो समस्याएं सुनते हैं, लेकिन वो बात उतनी तन्मयता से, गंभीरता से फील्ड में नहीं है। ऐसा मेरे सामने कुछ उदाहरण भी हैं, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी फोन ना सुनने वाली बात भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये अधिकारी वर्ग जो है, मैं कह रहा हूँ हमेशा। इधर जो मुठभेड़ हो रही है, हाँ, उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। सवाल तो उठाते हैं लोग, खासतौर से विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष के कार्यों पर प्रश्न उठाना। और पुलिस जानती है कि सरकार क्या चाह रही है। कहीं निर्दोष नहीं मुठभेड़ में मारा जा रहा है, अपराधी ही मारे जा रहे हैं, ये भी बात है। अगर किसी को लगता है कोई निर्दोष मारा जा रहा है तो फिर हो, तो पुलिस का जो कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ हो रही है, तो वो ठीक है।
हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें न्यायालय स्तर पर मुकदमों को निस्तारण, अपराधी को सजा मिलने में विलंब हो जाता है, उसके तमाम कारण हैं। लेकिन जो हो रहा है ठीक है, उसमें गलत नहीं है। मैं उसका मानता हूँ कि मायावती जी जैसा डर अधिकारियों में आज की तारीख में नहीं है। बात सही आप कह रहे हो, उतना डर मतलब योगी जी से अपराधी डर रहा है हाँ, मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ, और मेरी समझ में। अफसर नहीं डर रहे हैं। नहीं, ये कहना कि अफसर नहीं डर रहे, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो मायावती जी के समय में अफसर ज़्यादा डरते थे उनसे या बाबा जी के समय में, तो मैं कहूँगा मायावती जी के समय में डरते थे। लेकिन आप ये पूछेंगे अपराधी जो है बाबा जी से ज़्यादा डरते हैं या पुलिस से ज़्यादा डरते हैं, तो मैं कहूँगा सीएम साहब से बहुत डरते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी सोच है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, वो आपके नज़रिए में या किसी के नज़रिए में। नहीं, अच्छा है, लेकिन अफसरों में डर नहीं होने की वजह से ही फोन नहीं उठता है। देखिए ऐसा ना, अफसर डरता है कुर्सी छीनने से। कुर्सी इस समय छीन नहीं रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी या भाजपा सरकार के समय में इन्होंने स्थिरता दी है, जो अच्छी बात है। 2-2 महीने में अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं तो एक समय में 2 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये स्थिरता दे रहे हैं। लेकिन इस स्थिरता के बदले में ज़रूरत से ज़्यादा आप निश्चिंत हो जाएँ, ये भी उचित नहीं है। ये भी उचित नहीं है, मैं अधिकारियों के उस पर बात कह रहा हूँ। लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी बड़े अच्छे-अच्छे अफ़सर उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, बहुत अच्छे-अच्छे अफ़सर, और जो जहाँ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा रहा, कुछ बड़े अच्छे अफ़सर रहे हैं, कुछ मध्यम रहे हैं, कुछ थोड़ा हल्के रहे हैं, लेकिन काम तो सरकार को सभी से लेना पड़ता है। ये आईपीएस सर्विस का क्रेज कुछ कम हुआ है क्या इधर? मैं नहीं मानता ऐसा, जो क्रेज़ कम नहीं हुआ है, क्रेज़ है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उसको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक जनरल बात है, व्यक्तिगत नहीं, जनरल बात है कि अफ़सरों के आचरण वगैरह में गिरावट आई है। गिरावट काफ़ी आई है, और समय के साथ ये गिरावट, जैसे मान लीजिए आज 20 साल पहले स्तर ये था, तो आज ये हो गया है, गिरावट आई है। लेकिन नहीं, खाली यूपी में नहीं, हर जगह है। दूसरी बात एक, और हमारा जो फ़ोर्स है, नॉन गज़टेड फ़ोर्स है, उसका अगर 20 साल पहले स्तर ये था, तो वो तो कम गिरा, वहाँ भी गिरावट है। ये ज़्यादा गिरेगा, स्तरों में ज़्यादा गिरा है। आईपीएस स्तर का स्तर ज़्यादा गिरा है। ये आईपीएस अकेले ना जोड़िए, आप स्टेट सर्विस पीपीएस सभी, हाँ, वो नॉन गज़टेड जो फ़ोर्स असली सेना जहाँ, उसका स्तर में उतनी गिरावट आई, लेकिन उतनी नहीं जितना इधर अफ़सरों में आई है। इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है। ये मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ। हाँ। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे चर्चा करके बहुत दिनों बाद। मुझे खुद अच्छा लगा। आपका अनुभव, मुझे लगता है कि हम तो जान ही रहे हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं और जो बाकी लोग हैं, सबको ये पता चलेगा कि आपने कैसे काम किया, कैसे पुलिस की सर्विस में 30-35 साल, 34-35 साल गुज़ारे। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ, पूरी तरह संतुष्ट हूँ। कोई ग्लानि नहीं, कोई अफ़सोस नहीं, कोई कमी नहीं महसूस करता। अच्छी नींद आती है और भगवान का भजन कर रहे हैं, सब खुशहाल हैं, सब ऊपर वाले ने अंत में अभी तक लगता है कि अभी तक के जीवन से बड़ी कृपा रही ऊपर वाले की। बड़ी कृपा रही। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।